हेलो गाइस, मैं रमनदेव। और इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं सिंथेसिस के पार्ट 1 और पार्ट 2 को, जिसमें हमने सीखा था पार्टिसिपल की सहायता से दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना। सेकंड पार्ट में हम सीख चुके हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग, और अब आप सीखने जा रहे हैं इन्फिनेटिव का प्रयोग करके दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना। लेकिन उससे पहले ये जानेंगे कि इन्फिनेटिव होता क्या है। जैसे पार्टिसिपल वाक्य में नॉन फाइनाइट वर्ब का काम करता है, वैसे ही इन्फिनेटिव भी क्या होता है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब है जिसका फाइनाइट वर्ब से कोई भी लेना देना नहीं है। फाइनाइट वर्ब के चेंज होने से नॉन फाइनाइट वर्ब पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। चलिए देखते हैं इसे। तो वर्ब की टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके इन्फिनेटिव बनाया जाता है, ये बात जानते हैं आप। एक वाक्य की फाइनाइट वर्ब को उसी रूप में रहने देते हैं, यानी दो या दो से अधिक वाक्य ही तो हम जोड़ रहे हैं। तो जो दो वाक्य दिए होंगे उसमें एक वाक्य की जो फाइनाइट वर्ब है, जो मेन वर्ब है, उसे उसी रूप में रहने देते हैं, और जो दूसरा वाक्य है उसकी फाइनाइट वर्ब को क्या करेंगे, हम उसे जो है इन्फिनेटिव की सहायता से जोड़ देंगे। इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब नोट में क्या दे रखा है कि उद्देश्य या परिणाम दिखाने वाली फाइनाइट वर्ब को इन्फिनेटिव में बदल देते हैं। कहने का मतलब है जो उद्देश्य है या जो परिणाम दिखाने वाली फाइनाइट वर्ब है उसे इन्फिनेटिव में बदल देंगे। हम ये देखेंगे कौन सा काम पहले हुआ है उसे तो हम पहले ले लेंगे, और जो काम बाद में हुआ है उसे बाद में ले लेंगे। तो पहला सेंटेंस इसमें दिया है कि शी विल गो टू कानपुर, वह कानपुर जाएगी। शी विल सी हर फादर, और वह अपने पिता से मिलेगी। तो पहले कानपुर जाएगी तब अपने पिता से मिलेगी, तो ये काम पहले हुआ है। तो ये जो फाइनाइट वर्ब है इसको तो हम ऐसा ही रहने देंगे कि शी विल गो टू कानपुर, वह कानपुर जाएगी। क्या करने के लिए? अपने पिता से मिलने के लिए। तो दूसरी इसमें इस वाक्य की फाइनाइट वर्ब क्या है, सी, और इसे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से जोड़ देंगे, तो टू सी हर फादर। तो क्या वाक्य हुआ, शी विल गो टू कानपुर टू सी हर फादर, वह अपने पिता से मिलने कानपुर जाएगी। जब भी आप सिंथेसिस बनाएं तो अपने सिंथेसिस बनाए हुए वाक्य का एक बार मीन जरूर निकाल लें, कहीं ऐसा ना हो उसका मीन गलत निकल आए। अगर सेंस आपका सही जा रहा है तो वाक्य आपका कैसा होगा, सही होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। ही कुड नॉट प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन, वह एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे से नहीं कर सका। ही हैड नॉट सफिशिएंट टाइम, उसके पास पर्याप्त समय नहीं था। तो भाई किसके लिए समय नहीं, पहले उसके पास समय नहीं था, इसलिए तो वो यह नहीं कर पाया कि एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाया। तो इस सेंटेंस को हम पहले ले लेंगे कि ही हैड नॉट सफिशिएंट टाइम, क्योंकि ये बात पहले है कि उसके पास पर्याप्त समय नहीं था। ही हैड नॉट सफिशिएंट टाइम, उसके पास पर्याप्त समय नहीं था। क्या करने के लिए? परीक्षा की तैयारी अच्छे से करने के लिए। तो इस वर्ब को क्या किया हमने, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से जोड़ दिया, टू प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन। तो कह सकते हैं कि परीक्षा की तैयारी अच्छे से करने के लिए उसके पास पर्याप्त समय नहीं था। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नीता इज वेरी पुअर, शी कैन नॉट कैरी ऑन हर स्टडीज। नीता बहुत ज़्यादा गरीब है और वह अपनी स्टडी को कैरी ऑन नहीं कर सकती है। का मतलब है कि वह अपनी स्टडी को जारी नहीं रख सकती है। तो एक वर्ड इसमें प्रयोग में लाया जाता है जब इस तरीके के सेंटेंस दिया हो, ठीक है, कि टू, इसे टू की सहायता से बना देंगे कि अगर वाक्य ऐसा दिया हो, नीता इज सो पुअर, ठीक है, या नीता इज वेरी पुअर, तो ये टू जो है ये दिखाता है, नेगेटिव सेंस को दिखाता है। मतलब कोई क्वालिटी है व्यक्ति के अंदर या जो भी बात कही जा रही है, तो जितना होना चाहिए वो उससे अधिक है। अगर किसी व्यक्ति से ये कहा जा रहा है कि यू आर टू स्मार्ट, तो टू स्मार्ट का मतलब क्या कहना चाह रहा है वो, कि यू आर ओवर स्मार्ट, मतलब जितना होना चाहिए उससे अधिक। तो वैसे ही इसमें है, तो नीता इज टू पुअर, तो टू जो है किसका सेंस देता है, वो नेगेटिव का सेंस देता है। जब ये नेगेटिव का सेंस देता है तो आने वाले वाक्य में हमें नोट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो क्या दे रहा है, नेगेटिव सेंस दे रहा है, मतलब बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, जितना होना चाहिए उस लिमिट से ऊपर। तो सेंटेंस है नीता इज़ वेरी पुअर, नीता बहुत गरीब है, और शी कैन नॉट कैरी ऑन हर स्टडीज़, और वह अपनी स्टडी जारी नहीं रख सकती है। तो नीता इज़ टू पुअर, और किससे जोड़ दिया इसे, टू कैरी ऑन हर स्टडीज़। क्या मतलब हुआ कि अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए नीता कैसी है, बहुत ज़्यादा गरीब है। बात वही है, ऊपर वाले वाक्य का मतलब भी और नीचे वाले वाक्य का भी मतलब भी, कि नीता इतनी गरीब है कि वह अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख सकती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं।
द क्वेश्चन वॉज वेरी डिफिकल्ट, उसी की तरह ही ये, और ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, और वह इसे नहीं समझ सका। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था और वह इसे नहीं समझ सका। तो कहने का मतलब है जितना टफ होना चाहिए उससे कहीं अधिक ज़्यादा है ये, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट है, का मतलब है आने वाले वाक्य को किस में लेना, नेगेटिव सेंस में लेना है, तो हम इसमें टू का प्रयोग कर देंगे। तो इतना वाक्य तो आप बना लेंगे, कोई बात ही नहीं है कि इस वेरी को हमने टू में चेंज कर दिया। द क्वेश्चन वाज टू डिफिकल्ट। अब इससे ऊपर वाले वाक्य में आप देख रहे थे कि ये सब्जेक्ट इसमें दिया है नीता, और इसमें नीता के लिए प्रयोग में प्रोनाउन लाया जा रहा है शी। इसका मतलब दोनों के ही सब्जेक्ट कैसे हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। अगर इस वाक्य की बात करें तो इसमें दिया है क्वेश्चन, ठीक है, और इसमें दिया है सब्जेक्ट ही। तो इस तरीके से जब वाक्य दिया होगा तो हम उसे फॉर प्लस ऑब्जेक्ट की सहायता से बना देंगे, यानी जो सब्जेक्ट दिया होगा दूसरे वाक्य का उसे क्या करेंगे, उसे फॉर प्लस ऑब्जेक्ट में ले लेंगे। तो कर दिया हमने फॉर हिम। अगर यहाँ पे ही की जगह शी दिया होता कि शी कुड नॉट अंडरस्टैंड, तो हम कर देते फॉर हर। अगर यहाँ पे क्या दिया होता, दे दिया होता, तो हम क्या कर देते फॉर देम। आई होप ये बात बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे आप। तो क्या हो जाएगा, द क्वेश्चन वॉज टू डिफिकल्ट फॉर हिम टू अंडरस्टैंड, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से जोड़ दिया, तो क्या हो गया पूरा सेंटेंस, द क्वेश्चन वॉज टू डिफिकल्ट फॉर हिम टू अंडरस्टैंड, मतलब क्वेश्चन उसे समझने के लिए क्या था, बहुत ज़्यादा कठिन था। आई होप आपको ये इन्फिनेटिव वाला लेक्चर समझ में आ गया होगा। आप अपनी बुक से इसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं, और इसी तरीके से हम सिंथेसिस के नेक्स्ट पार्ट को भी लेके चलेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू वेरी मच।